स्टूडेंट्स कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग नीट 720 नाम से पीवाईक्यू की सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें 5 सालों के पीवाईक्यू को हम लोग सॉल्व कराएंगे। उसी सीरीज में आज आगे बढ़ने जा रहे हैं। आज पहली वीडियो आने जा रही है आपके लिए क्लास 12 के सोल्यूशन चैप्टर की। इसमें से हम लोगों ने 9-10 क्वेश्चंस निकाले हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। पिछले 5 सालों में जो सोल्यूशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके फॉर्मूलेज बताएंगे, उसको सोल्यूशन निकाल करके दिखाएंगे और वो किस तरीके से सॉल्व आपको करना चाहिए उस विषय पे भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द डेंसिटी ऑफ वन मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड X इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज व्हाट? ठीक है, तो मतलब एक मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन मतलब एक मोल ऑफ X फॉर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चों एक बात यहां पर ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि ये जो 1000 ml आया है, ये जो 1000 ml आया है, ठीक है, ये एक्चुअल 1000 ml क्या है? ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे पास डेंसिटी भी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दी हुई है। क्या दिया है? 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर हमको क्या दे रखा है? हमको दे रखा है डेंसिटी दे रखा है, हमको वॉल्यूम दे रखा है 1000 ml। हम लोग क्या निकाल सकते हैं इससे? मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या निकलेगा? मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है? 1.25 ग्राम इंटू वॉल्यूम क्या है? 1000 ml। ठीक है, ग्राम पर ml। तो ये ml से ml कट गया, सबसे सिंपल बात है, पहली बात तो ये। ठीक है, 1000 है ये, और 3000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 बार डेसिमल इधर चला जाएगा, आ जाएगा 1250 ग्राम। ये क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये आ गया क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन। इसको एक डब्बे में बंद कर लेते हैं क्योंकि ये अपने को अभी काम लगेगा इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक मोल ऑफ X दिया है, X का मोलर मास दिया है, यानी अगर X क्या है? X है सॉल्यूट। X क्या है? X है सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मास कितना हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ गया? 85 ग्राम्स। 85 ग्राम ही हो गया क्या? मास ऑफ सॉल्यूट। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 1 मोल ऑफ X हमारे पास दिया था, मोलर मास हमको दिया हुआ था। 1 मोल X का जो मोलर मास होगा वो कितना होगा? 85 ग्राम। तो हमारे पास 1 मोल ऑफ X ही दिया हुआ था, इसीलिए सॉल्यूट का मास भी कितना हो गया? 85 ग्राम्स हो गया। अब इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अब क्योंकि हमको मालूम, निकालना क्या है? हमको निकालना है मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हमको निकालना ही है। निकलेगा इतने ही ना, ध्यान रखना, निकलेगा इतने में ही। आगे से ध्यान देते हैं इसमें। अब हमारे पास सॉल्यूट का मास है, हमारे पास सॉल्यूशन का मास है। क्या हम लोग सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं? क्योंकि हम लोग को मालूम है कि हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बाइनरी सॉल्यूशंस की पढ़ाई कर रहे हैं। पूरे चैप्टर में हो रहे क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन है। दूसरी बात यहां पर भी यही दे रखा है कि केवल एक्स मिला हुआ है। दूसरी बात, बाइनरी सॉल्यूशंस की पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब जो एक ही सॉल्यूट होगा और एक ही सॉल्वेंट है, ठीक है, इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट का मास अपने को दे रखा है 85 ग्राम, प्लस इसको मान लें x इज इक्वल टू
सोल्यूशन का क्या है 1250 ग्राम, ठीक है। एक्स का मास आ जाएगा 1250 माइनस 85 विच इज क्या आ गया 1165 ग्राम, ठीक है। 1165 ग्राम आ गया क्या मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट है, हमारे पास मोल्स है, लेकिन ध्यान रखना है कि मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें है, ग्राम में है, और हमको किसमें चाहिए, केजी में चाहिए। तो सबसे पहले यहीं पर सीधा फॉर्मूले में ही वैल्यू रखते हैं, दूसरे पेन से करते हैं ताकि क्लियर आपको समझ में आए। चलिए, मोल्स ऑफ एक्स कितना है 1, तो यहां पर वैल्यू आ गई 1। मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में चाहिए, अपने पास ग्राम में है, कैसे निकालेंगे 1165 अपॉन 1000, मतलब हम लोग इसको कह सकते हैं 1 अपॉन 1165 इंटू 1000। ऐसा हो जाता, उल्टा पलटा हो जाता, हमको मालूम है अगर नीचे अपॉन ब्रैकेट में है तो ये अपॉन में ऊपर चला जाएगा। तो इन शॉर्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 1000 अपॉन 1165। इसको सॉल्व करेंगे, 1000 अपॉन 1165 सॉल्व करेंगे तो ये कटा, ये हो गया 200, ठीक है, और 5 की टेबल से कट रहा है, 5 2 जा 10 00, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 15 और 5 3 जा 15, तो ये आ गया 200 बाय 233। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, 200 बाय 233 को थोड़ा और सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, आप लोग और करिए, ठीक है। 0.85 ये आ गई क्या मोलैलिटी। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है 0.85 का ऑप्शन दे रखा है क्या, ऑप्शन नंबर डी 0.858 मोलैलिटी। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ये मोलैलिटी आ गई हमारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन 1 मोलर सॉल्यूशन that contains 0.5 mole of a solute, there is 500 ml of solvent, 100 ml of solvent, 500 ग्राम of solvent, 1000 ग्राम of solvent। क्या पूछ रहा है, एक मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट है, तो क्या निकालना है, मोलैलिटी अपने को क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात, क्योंकि सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, सॉल्वेंट का मास हम लोगों को निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, क्योंकि 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो हम लोग फॉर्मूला किस चीज का लगाएंगे, मोलैलिटी का लगाते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट हमको नहीं दे रखा है, मोलैलिटी दे रखी है 1 मोलर है, यानी मोलैलिटी की वैल्यू कितनी है 1 है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.5 है, ठीक है, 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। सॉल्वेंट हमको दे नहीं रखा, हम लोग x ग्राम मान लेंगे तो x अपॉन 1000 हो जाएगा। तो अब ये क्या, ये सॉल्व हो जाएगी, 1 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1000 अपॉन x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 3 कहाँ चला जाएगा, 500 आ जाएगा, ये है ना, क्या हो जाएगा ये 500 अपॉन x इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 500 अपॉन 1 विच इज x इज इक्वल टू 500 ग्राम आ गया, 500 ग्राम सॉल्यूशन हो गया। ग्राम में हम लोगों ने लिया था, ठीक है, ग्राम में लिया था इसलिए अपन 1000 कर दिया, तो 500 ग्राम सॉल्यूशन आ गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई डाउट आ रहा हो, आप लोग डेफिनेटली, ये नीचे नंबर दिए हुए हैं, ये ऑफिस का नंबर है, ये स्टूडेंट सपोर्ट का नंबर है, इधर मेरा भी नंबर थोड़ा सा दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे जाकर के आप लोग डिस्कस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी टीम, हमारा कोई ना कोई टीचर आपको अवेलेबल मिलेगा वहां पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हेनरी लॉ कांस्टेंट KH वैल्यूज ऑफ द गैसेस A, B, C in water is 145, 2 into 10 to the power of -5 and 35 kilobar respectively. The solubility of the gases in the water follows the order. तो ऑर्डर बताना है कि सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज कर रही होगी। तो हम लोग को मालूम है हेनरी लॉ, हम लोग को मालूम है हेनरी लॉ क्या होता है भाई, हेनरी लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ होता है प्रेशर
इज इक्वल टू, ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू मोलैरिटी, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, सॉल्युबिलिटी। तो हमको मालूम है अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, या तो KH, अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। हमको मालूम है KH की वैल्यू डेफिनेटली बढ़ रही है, KH की वैल्यू क्या हो रही है, KH, तो ये सब डिजिटल वाला काम बड़ा कठिन है। KH की वैल्यू जो है ये कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसमें हमको तीन वैल्यूज दे रखी हैं, A की दे रखी है 145, B की दे रखी है 2 × 10⁻⁻5, C की दे रखी है 35, ठीक है, तीनों ही किलो बार में दे रखी हैं। अच्छा एक बात पता है ना, जैसे मैंने पढ़ाते वक्त भी अपने बच्चों को बताया था, शायद आप लोगों को भी पता चला होगा ये बात, आप क्या जहां पे पढ़ोगे, कि अगर मान लो कोई पेन है 10 रुपए की, ठीक है, कोई पेन है 10 रुपए की, तो हम लोग X पेन खरीद सकते हैं, लेकिन हमारे पास खर्चा करने के लिए जो पैसा है वो कितना है, 100 रुपए। तो अगर 100 रुपए खर्च करने के लिए लिमिटेड अमाउंट है कि 100 से ज्यादा नहीं खर्च किया जा सकता है, और 10 रुपए की एक पेन है, तो हम लोग कितने पेन खरीद सकते हैं, हम लोग ऑब्वियस सी बात है 10 पेन खरीद सकते हैं। लेकिन अगर यही पेन 20 की हो जाए तो 5 ही पेन खरीद पाएंगे, अगर यही पेन 50 की हो जाए तो 2 ही पेन खरीद पाएंगे, और यही पेन अगर 100 की हो जाए तो 1 ही पेन खरीद पाएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा ये बताने का क्या कारण था सर, ये बताने का कारण यहाँ पर ये था कि अगर हम लोग दो वैल्यूज मिला करके अगर एक कुछ फिक्स वैल्यू आ रही है, एक कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो या तो अगर ये वैल्यू बढ़ेंगी तो ये वाली वैल्यू घटेंगी, और ये वाली बढ़ेंगी तो ये वाली घटेंगी। मतलब अगर दो वैल्यूज के मल्टीप्लाई करने पर या एडिशन करने पर कोई एक जो वैल्यू आ रही है वो कांस्टेंट है, कोई एक जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, कांस्टेंट है, इट डेफिनेटली मींस कि उसमें से एक बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। अब जब हमको मालूम है कि सॉल्युबिलिटी और KH के मल्टीप्लाई होता है, हेनरी लॉ मल्टीप्लाई होता है, तो जितना ज्यादा KH सॉल्युबिलिटी उतना कम। इसमें सबसे ज्यादा KH किसका है, 145 किलो बार, A वाले का सबसे ज्यादा है तो इसका सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। इसके बाद इसकी है ज्यादा C वाले की, तो इसके बाद ये, और उसके बाद सबसे कम है B वाले की। इसका मतलब अगर सॉल्युबिलिटी ऑर्डर देखा जाए तो B की सबसे ज्यादा है, C की उसके बाद है, और A की सबसे कम है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर B, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसमें भी कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप पूछें आगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं, सारे डाउट्स को क्लियर आउट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन एक्चुअली है ये, सिंपल फॉर्मूला लगा करके, हालांकि अभी तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस किए हैं, जितने नीट के सवाल आए हैं सोल्यूशन से, सब बहुत आसान है, कोई भी क्वेश्चन इसमें कठिन नहीं है, सिर्फ पहला वाला थोड़ा सा ट्रिकी था, बाकी सब कुछ बहुत आसान है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस विद बेंजीन एंड ऑक्टेन इन मोलर रेशियो 3:2। At 45 degree Celsius, vapor pressure of benzene is 280 mmHg and the octane is 420 mmHg। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, ये हमने पढ़ाते वक्त भी सेम ये सवाल सेम टू सेम सॉल्व कराया था। हम लोगों ने किसका किसका सॉल्व किया था, जो बच्चे सेवा के होंगे, जो बच्चे पढ़ाई हमसे किए होंगे, हमारी वीडियोस को देख कर किया, हमारी क्लासेस से, तो उनको पता होगा हम लोगों ने इसका एग्जांपल लिया था बेंजीन और टाउलिन का, है ना। यहां पर बेंजीन और ऑक्टेन का आ गया है। टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर से अपने को कोई मतलब नहीं है, बस इतना देखना है कि दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो दोनों का टेम्परेचर सेम है, 3:2 के मोलर रेशियो में ये उसका फ्रैक्शन है, और वेपर प्रेशर, ठीक है, हमको फाइंड करना है, और स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर हमको दे रखा है, ठीक है। तो हमको मालूम है कैसे निकलेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P0 of benzene, standard pressure, benzene into molar fraction of benzene plus P0 of octane into molar fraction of octane, ठीक है। P0 of benzene दे रखा है कितना, 280 mmHg, तो 280 into मोलर फ्रैक्शन दे रखा है 3:2 का है मोलर रेशियो,
तो यानी दोनों का मिलाकर के टोटल हो जाएगा 3 2 5 और 3/3 आउट ऑफ 5 प्लस ऑक्टेन का वेपर प्रेशर कितना दे रखा है 420 स्टैंडर्ड दे रखा है 420 इंटू ऑक्टेन के लिए क्या हो जाएगा 2/5। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 5 5 25 5 5 25 25 26 27 28 3 इधर गया 6 ठीक है 56 हो गया 5 8 जा 40 5 4 जा 20 56 3 का करेंगे तो आ जाएगा 168 प्लस 84 2 जा 168 ठीक है 168 को अगर हम लोग जोड़ेंगे 168 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 336 mmHg। क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमको दिख रहा है सही? जी हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं थी, बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूला लग रहा था। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो है सेवा का, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसी सॉल्यूशन के साथ। तो घबराने वाली बात नहीं है कि अगर कुछ छूट जा रहा है, यही वो फॉर्मूला है जो इसमें लगा है, सिंपल सा फॉर्मूला था। इसके बाद अगला क्वेश्चन और सिंपल है भाई, क्या है कि द मिक्सचर ऑफ विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। हमको मालूम है कि अगर कोई दो सॉल्यूशन है, ये मान लो सॉल्यूशन नंबर ए है, ये सॉल्यूशन नंबर बी है, और एक कोई सॉल्यूशन इन दोनों को मिलाकर के बन रहा है, तो ए का बॉन्ड, बी का बॉन्ड, और जो नया बॉन्ड बना है ए बी का बॉन्ड, AB का बॉन्ड, अगर ये AB का बॉन्ड वीक होगा, अगर ये AB का बॉन्ड वीक होगा तो पॉजिटिव डेविएशन आएगा, अगर ये स्ट्रांग होगा तो नेगेटिव डेविएशन आएगा। ध्यान से देखते हैं, एथेनॉल और एसीटोन, एथेनॉल और एसीटोन, क्या इसका फॉर्मूला होगा CH3 CH2OH और CH3C डबल बॉन्ड हो। दूसरा क्या है, बेंजीन टॉलिन एक ही तरह का है, ये आइडियल बनाएगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। एसीटोन क्लोरोफॉर्म भी आइडियल, ये नेगेटिव बनाएंगे। क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन आइडियल बनाएंगे। अब हमारे पास सिर्फ एक ही बचा एथेनॉल एसीटोन, ये हमने स्ट्रक्चर उसका बना के देख लिया। हमको मालूम है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा, लेकिन यहां पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा होगा। अगर मान लो इसके कई सारे कंपाउंड्स आपस में जुड़े हुए हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हुए, बीच में एसीटोन आएगा, इनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स को तोड़ेगा और बीच में घुस जाएगा। इसका मतलब जो नया बॉन्ड बनाएगा वो कैसा बनाएगा, वीक बनाएगा। और नया बॉन्ड अगर वीक बन रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, एथेनॉल और एसीटोन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर pi versus concentration mole per liter for a solution gives a straight line with slope 25.73 liter bar per mole. The temperature at which the osmotic pressure measurement is done is ये ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका दो मेथड है, दो मेथड्स हम लोग देख लिया जाए। एक मेथड जो मेरे हिसाब से है सबसे सिंपल मेथड है, बहुत आसान है, कि हमको मालूम है पाई इज इक्वल टू क्या है, CRT। C तो कांस्टेंट है, इसको हटा दो। पाई की वैल्यू दी हुई है इन्होंने 25.73, 25, रुको दोबारा लिख दें इसको, 25.73 दे रखी है। सी से कुछ मतलब नहीं है, कांस्टेंट है। RT, ठीक है, टेम्परेचर फाइंड करना है तो 25.73 अपॉन R इज इक्वल टू T। R की वैल्यू भी दे रखी है तो क्या हो गया 25.73 अपॉन 0.083 इज इक्वल टू T। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 310 केल्विन। आंसर मत टिक कर देना क्योंकि केल्विन में है, 310 केल्विन है, और 310 केल्विन से अगर हमको टेम्परेचर में चेंज करना है तो 273 केल्विन माइनस करना पड़ेगा, 337 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा ऑप्शन एक और दे रखा है कि इन्होंने एक लाइन दे रखी है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन के मेथड 2 है ये, जिसकी फिजिक्स थोड़ी स्ट्रांग हो, वही वाला ये वाला मेथड अप्लाई करेगा कि स्ट्रेट लाइन है, STRAIGHT,
स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसके साथ अगर हम लोग कंपेयर करके करेंगे तो भी हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 37 डिग्री सेल्सियस। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग सॉल्यूशन वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इतना इन 250 ml ऑफ वाटर, प्रेशर 1 बना रहा है। 10 ग्राम ऑफ यूरिया इतना इन 250 ml ऑफ वाटर, प्रेशर 2 है। और इतना 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 प्रेशर 3 है। द राइट ऑप्शन ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सॉल्यूशन इज। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है, हमको पता है, ध्यान से देखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर अभी पीछे हम लोग यही फॉर्मूला देख करके आए, के लिए फॉर्मूला क्या है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अब यहां पर इस आर और टी को हटाओ, कंसंट्रेशन की बात करें तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ऊपर वाले फॉर्मूले में हम लोगों ने क्यों सी को हटा दिया था, क्योंकि कंसंट्रेशन सेम था, कंसंट्रेशन बदल नहीं रहा था। अब यहां पर तीनों का कंसंट्रेशन, सोल्यूशन में तीनों का कंसंट्रेशन बदल रहा है। अगर सोल्यूशन में तीनों का कंसंट्रेशन बदल रहा है तो हमको मालूम है पाई जो है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पाई मतलब क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हम लोग कह सकते हैं पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर तीनों का कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ, सबसे पहले क्या है, ग्लूकोज है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज कैसे निकलेगा, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मिला हुआ है किसमें, 250। अच्छा, कंसंट्रेशन मतलब क्या, मोलैरिटी। कंसंट्रेशन मतलब क्या, मोलैरिटी। तो 10 ग्राम है तो ये हो जाएगा 10 ग्राम, मोल्स में रखना होता है। 10 ग्राम 180, ग्लूकोज का होता है 180 अपॉन 250 ml है। ये किसमें चाहिए, ये किसमें चाहिए, लीटर में चाहिए। तो क्या हो जाएगा 250 अपॉन 1000। तो इसको उल्टा करके यहां रख दो तो क्या हो जाएगा अगला, इसको थोड़ा साइड से साफ करते हैं, थोड़ा सा इसको किनारे से जगह बनाते हैं, और जो हम लोगों को लिखना था वो हम लोग ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। इसी बेसिस पे सब काम हो रहा है। तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 180 इंटू 1000 अपॉन 250। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। और 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 अपॉन 9 आ गया, 2 अपॉन 9 आ गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.22 मोलैरिटी वैल्यू आ जाएगी, 0.22 मोलैरिटी आ जाएगी। इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ दूसरे का हम लोग देखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया क्या है, 10 अपॉन, यूरिया का कितना होता है 60, 10 अपॉन 60 सेम टू सेम 1000 अपॉन 250। अगेन 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, और ये तो सेम ही हो जाएगा। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, और उसके बाद 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 5 3 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2/3 आ गया। इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेटली कितना वैल्यू हो गया, 0.66 मोलैरिटी। ठीक है, ध्यान से देखना, ये 0.66 मोलैरिटी, ये 0.22 मोलैरिटी। और कंसंट्रेशन ऑफ तीसरे का क्या है, सुक्रोज है ना, सुक्रोज। कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 342 इंटू 1000 अपॉन 250। इसकी जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती है वो कितनी आ जाएगी भैया, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 0.117 मोलैरिटी। अब इसमें से तीनों देख लो, कौन सा सबसे छोटा है 117, कौन सा सबसे बड़ा है 0.66, और कौन से, अब इसको अगर हम लोग प्रेशर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दें, इसको हम लोग प्रेशर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दें, और इसको हम लोग प्रेशर 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दें, तो प्रेशर 3 सबसे कम, उसके बाद प्रेशर 1, और उसके बाद प्रेशर 2। ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सेम टू सेम कॉपी हो गया है, ये ऑलरेडी डन। जस्ट ऊपर यही क्वेश्चन किया है, सेम टू सेम कॉपी हो गया है गलती से।
इसके बाद द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF ऑफ बेंजीन इज 5.12 किलो Kelvin kilo per mole. The freezing point depression for the solution of molality 0.78 mole containing a non-electrolyte solution of benzene in the rounded off up to 2 decimal places. बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सब कुछ दे रखा है, KF की वैल्यू दे रखी है, M की वैल्यू दे रखी है, हमको मालूम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से कि डेल्टा TF, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, ठीक है। KF की वैल्यू हमको क्या दे रखी है 5.12 इंटू M की वैल्यू क्या दे रखी है 0.078, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.399, जो कि अप्रोक्सीमेटली वैल्यू किसके होगी 0.40 के। तो क्या 0.40 केल्विन कोई दे रखा है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ मल्टीप्लाई करना था। लास्ट क्वेश्चन आ गया, क्या है which amongst the following aqueous solution of electrolytes will have minimum elevation in boiling point। बहुत आसान है, ये जितने इलेक्ट्रोलाइट्स दिख रहे हैं इन सब के लिए वेंट हॉफ फैक्टर कितना है भैया, वेंट हॉफ फैक्टर कितना है। NaCl के लिए कितना होता है मैक्सिमम 2, नहीं दिया तो मैक्सिमम लेके चलेंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। KCl के लिए भी 2, MgSO4 के लिए भी 2 और NaCl के लिए दोबारा 2। तो वेंट ऑफ फैक्टर दे रखा है, इसकी कंसंट्रेशंस भी दे रखा है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2.0.05 मतलब कितना आएगा ये 0.1 आ जाएगा, इसमें 2.1 आएगा, 2.1 आएगा, 2 आएगा, सबसे कम यही रहेगा। और मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TF, मतलब क्या होगा इसका कि डेल्टा TF सबसे कम किसमें बढ़ेगा। तो डेल्टा TF सबसे कम किसमें बढ़ेगा, जिसका ये कंसंट्रेशन सबसे कम होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इस वीडियो को खत्म करने से पहले, ये सोल्यूशन वीडियो को खत्म करने से पहले हम लोगों को एक बहुत अच्छा सी चीज दी हुई है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर में कौन कौन से। तो हम लोगों की टीम ने पूरा एनालाइज किया है, मैंने खुद बैठ करके ये एनालाइज किया है कि पिछले कई सालों में जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं वो है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और एबनॉर्मल मोलर मास, जो बोल्ड में करके रखा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक MIT, और ये जो 3 है ये भी इंपॉर्टेंट है बट उतने ज्यादा नहीं है, ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये 3 से भी क्वेश्चन आने की उम्मीद है, तो आप लोग पढ़िए, सारे कुछ पढ़िए, सारा टॉपिक्स पढ़िए। कोई डाउट आए, कोई डिस्कशन करने की नौबत आए, नीचे दिए हुए नंबर्स हैं, ये नंबर लिख दे रखा है 05128483966943 और 9667048368। आप लोग इस पे कॉल कर सकते हैं। नए बैचेस भी शुरू हो रहे हैं 24 फरवरी और 14 अप्रैल से, आप डेफिनेटली उसको ज्वाइन करें। थैंक यू, और तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।